नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेटे बहू ने बूढ़े पिता को मारकर तालाब में फेंका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मत मार बेटा, इन बुढ़े हड्डियों पर जरा सा तो तरस खा, मैं तेरा पिता हूँ। अशोक जी गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे सुमित के आगे हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे थे। उनके सर से काफी खून भी बह रहा था और आंखों से लगातार अश्रुधारा बहे जा रही थी। पिता है तभी सिर्फ मार कर छोड़ देता हूँ, जो कोई और होते तो कब का जहर दे देता। सुमित ने एक और थप्पड़ अपने बूढ़े पिता के गाल पर मारते हुए कहा, बेटा मेरी गलती क्या थी? बहू ने सुबह से कुछ खाने को नहीं दिया तो फिर क्या करता? भूख जोरों की लगी थी। खाना ढूंढने रसोई में गया तो वहां मुझे सिर्फ थोड़ी सी तेरी बची और छोड़ी हुई सब्जी दिखी, जिसे मैंने मुरमुरे के साथ खा लिया। बेटा मुझे माफ कर दे। मैं आगे से तुझसे बिना पूछे रसोई से कुछ नहीं खाऊंगा। अशोक जी ने रोते हुए कहा, सुनिए जी, इन्हें यूं करने से कुछ नहीं होगा। मार खाते खाते यह ढीठ बन गए हैं। इन्हें जो मन करता है वह करते हैं, क्योंकि इनको पता ही है ज्यादा से ज्यादा आप इनको मारेंगे और क्या होगा। क्यों रे बुड्ढे, भूल गया जब गर्म चिमटा तेरी कमर पर लगाया था उसका तो निशान गया नहीं और तूने फिर वही कर दिया। काजल ने भी गुस्से में कहा, तो फिर और क्या करूं जिससे यह सुधर जाए? सुमित ने कहा, इन्हें बिना कपड़ों के बाहर आंगन में छोड़ दीजिए और साथ में खाना पीना बिल्कुल बंद। देखिएगा कैसे रास्ते पर आते हैं। काजल ने कहा, ठीक कह रही हो काजल, इस ठंड में जब बिना कपड़ों के रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं भी इनसे परेशान हो चुका हूँ, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस बुड्ढे से, सुमित ने कहा। फिर सुमित जबरदस्ती अशोक जी के कपड़े खोलने लगा। वह रोते हुए बार बार मिन्नतें कर रहे थे और कह रहे थे, बेटा ऐसा मत कर, तू चाहे तो मुझे भूखा प्यासा रख ले पर मेरे कपड़े मत उतार, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बड़ी चिंता है खुद की, कभी अपने बेटे का सोचा है? इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी इतना खाना खाता है, ऊपर से चोरी भी करता है। सुमित ने अपने पिता के दोनों बाजुओं को जोर से पकड़कर झकझोरते हुए कहा, नहीं सुमित, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे अपनी चिंता भी नहीं है। वह तो मैं हर रोज भगवान से मुझे उठाने के लिए प्रार्थना भी करता हूँ, पर भगवान मेरी सुनता कहाँ है। और मैं बीमार इसलिए भी नहीं पड़ना चाहता क्योंकि एक तो भगवान मेरी सुनते नहीं, दूसरा बिना इलाज के बड़ा तड़पता हूँ। अशोक जी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका इलाज नहीं करवाता और करवाऊं भी क्यों? क्या फालतू में पैसे हैं मेरे पास और यह सजा ही आपके लिए ठीक रहेगी। यह कहकर सुमित ने अशोक जी की कमीज उतार दी और उन्हें ठिठुरते ठंड में आंगन में बिठाकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बेचारे अशोक जी एक तो बुढ़ापे के मारे पहले से ही कांपते थे, ऊपर से रात की ठंडी हवा उनके बदन को और कपा रही थी। बेचारे कभी सिमटकर एक जगह बैठ जाते तो कभी आंगन में मौजूद केले के पौधे का पत्ता तोड़कर खुद को ढकने की कोशिश करते, पर उन्हें गर्माहट कहीं से मिल नहीं पा रही थी और वह रोते रोते कहे जा रहे थे, बेटा अब कभी बिना पूछे नहीं खाऊंगा। बहू मुझे चाहे तो तुम एक हफ्ता भूखे रख लेना, पर अभी अंदर आने दो, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए बेटा, ओ बहू, रहम करो इस बूढ़े पर,
पर अशोक जी की बातें किसी ने नहीं सुनी। बेचारे आंगन का गेट खोलकर सड़क पर भागने लगे, जिससे कि उन्हें गर्माहट मिले। पर एक बूढ़ा कितना तेज भाग सकता है भला। कितनी बार तो वो ठोकर खाकर गिर भी जाते थे। पहले से ही उनके शरीर पर न जाने बेटे बहू के द्वारा दिए गए कितने जख्म थे। अचानक दौड़ते दौड़ते उन्हें एक पेड़ के नीचे फटी हुई कमीज सड़क पर धूल खाती हुई दिखी। उन्होंने उस फटी हुई कमीज को उठाकर झाड़ कर पहन लिया। कमीज इतनी फटी थी कि शायद वह उनके बदन को ढक पाती, पर कुछ भी न होने से बेहतर था कुछ होना। इधर सुबह जब सुमित और काजल ने दरवाजा खोला तो अशोक जी को कहीं ना पाकर बड़े खुश हो गए। चलो, लगता है खुद ही चले गए। अच्छा हुआ बला टली। बुढ़ा कहीं मरा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम इन्हें मारना तो नहीं चाहते थे, पर यह काम इतनी आसानी से हो जाएगा सोचा न था। काजल ने कहा, हाँ, पर रात को कहाँ गए होंगे, कहीं फिर से वापस न आ जाएं। सुमित ने कहा। फिर सुमित और काजल अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं। एक दिन अचानक मोहल्ले में बड़ी हलचल थी। काजल ने सुमित से कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में बड़ी भीड़ है, पर मुझे कुछ खास पता नहीं चल पा रहा। आप जाकर पता तो करो आखिर बात क्या है। सुमित उस भीड़ में जाता है और घबराता हुआ वापस आकर काजल से कहता है, गजब हो गया, सामने वाले तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, वह भी खाली बदन। अब पुलिस आएगी तो पापा को घर पर न देखकर कहीं हम पर ही शक न करे। जो हुलिया लोगों ने बताया उससे तो वह लाश पापा की ही मालूम पड़ती है। हम तो बुरे फंसे काजल। सुमित के चेहरे पर ये बताते बताते पसीना आ जाता है। वो बहुत डरा हुआ था। आप सबसे पहले अपने चेहरे से ये घबराहट निकाल दीजिए, और अगर पुलिस आए तो कह देंगे वह हमारे बेटे से मिलने गए हैं। काजल ने कहा, पर पुलिस अगर रौनक से पूछेगी तब? तुम तो जानती ही हो कि रौनक कैसा है। वह पहले तो पापा वहाँ नहीं है, यह बताओ ऊपर से दादाजी कहाँ गए, यह पूछकर हम पर ही चढ़ जाएगा। तुम भी ना ऐसे सुझाव देती हो कि क्या ही कहूँ। सुमित ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, फिर कह देंगे तीर्थ पर गए हैं और उनकी फोटो दिखा देंगे, पुरानी वाली कोई भी। काजल ने कहा। दोनों यह सब बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। सुमित और काजल घबरा गए। बहुत देर बाद सुमित ने गेट खोला तो देखा दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी, तो उसके तो होश ही उड़ गए। वह और डर से पसीने पसीने होने लगा। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, यहाँ पास के ही तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, और मोहल्ले वालों ने बताया है कि आपके पापा जैसे लग रही है वह लाश। तो हम इसलिए यहाँ आ गए। पानी में चेहरा काफ़ी बिगड़ गया है तो पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप लोगों की मदद लेने चला आया। वैसे आपके पापा तो ठीक है ना? पुलिस ने कहा। हाँ हाँ, हमारे पापा जी बिल्कुल ठीक है, वह तो अभी 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। यह देखिए उनकी भेजी हुई फोटो। यह कहकर काजल ने अपना मोबाइल पुलिस के आगे बढ़ा दिया। चलिए ठीक है, हमें कुछ पता चलेगा तो हम वापस आएंगे। वैसे मोहल्ले वाले बता रहे थे कि इससे पहले आपके पापा कभी इतने दिनों तक बाहर नहीं रहे। पुलिस ने कहा, हाँ वह क्या है ना, पापा इस बार अपने दोस्त के साथ गए हैं। वह काफ़ी दिनों से मुझसे बोल रहे थे तीर्थ पर चलने के लिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं था तो वो अपने दोस्तों के साथ ही चले गए। काफ़ी दिनों के बाद गए हैं। कल ही मेरी पापा से फ़ोन पर बात हुई भी है, वो बिल्कुल ठीक है वहाँ। सुमित ने हकलाते हुए कहा, ठीक है अभी तो चलता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आऊँगा। पुलिस ने यह कहा और जाने लगे। पुलिस जैसे ही जाने लगी कि तभी सुमित और काजल का बेटा रौनक, जो बाहर पढ़ाई करता था,
वह आकर कहता है, रुक जाइए सर, दादाजी तीर्थ पर गए हैं और उनके पास उनकी फोटो भी है, पर मुझे लगता है यह दादाजी की सालों पुरानी फोटो है, जब दादी जिंदा थी। यह देखिए, यह फोटो को इन्होंने आपको दिखाया वह तो आधी है, पूरी फोटो तो मेरे पास है। यह देखिए, यह रही पूरी फोटो। यह कहकर रौनक अपना फोटो पुलिस के आगे बढ़ा देता है, जिसमें अशोक जी अपनी पत्नी शारदा के साथ थे। तो फिर इसका मतलब वह लाश आपके पिता की ही है। अब आप लोग सच बताने का कष्ट करेंगे या फिर हम अपने तरीके से बुलवाएं? पुलिस ने कहा, नहीं सर, हमें नहीं पता पापा उस तालाब में कैसे पहुंचे, हमने उन्हें नहीं मारा। हम तो बस यह कहकर सुमित शांत हो गया, जिस पर काजल कहती है, हाँ सर, हमने तो उन्हें बस घर से बाहर निकाला था, पता नहीं वह उस तालाब में कैसे पहुंचे, पर आप लोगों ने उन्हें घर से निकाला ही क्यों था? पुलिस ने कहा, वह तो हम उन्हें बस सजा देना चाहते थे ताकि वह आगे से चोरी ना करे। सुमित ने कहा, अच्छा तो पापा, दादाजी ने क्या चुराया था, जरा मैं भी तो सुनूं। रौनक ने कहा, रौनक तू चुप रह, तू कुछ नहीं जानता। तेरे दादाजी मानसिक रूप से बीमार हो गए थे, वह जो करते थे उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, कभी घर से पैसे चुराते थे तो कभी सामान, इसलिए हमने उन्हें सजा देने की सोची। सुमित ने कहा, नहीं सर, यह लोग झूठ कह रहे हैं, दादाजी बिल्कुल ठीक थे, मुझे पूरा यकीन है इन्होंने ही उन्हें मारा है। आप इन्हें ले जाकर अपने तरीके से पूछताछ कीजिए, यह सब सच बता देंगे। रौनक ने कहा, नहीं रुक जाइए, मैं सब सच बताती हूँ। यह कहकर काजल उस दिन की सारी घटना बता देती है, जिससे रौनक कहता है, दादाजी आप अंदर आइए, इन लोगों ने अब अपना गुनाह कबूल कर लिया है। रौनक के इतना कहते ही अशोक जी पीछे से निकल आते हैं। उन्हें जिंदा सही सलामत देखकर तो सुमित और काजल के होश ही उड़ जाते हैं। पापा आप यहाँ, मतलब फिर उस तालाब में, और यह सब क्या चल रहा है? सुमित ने पूछा। पापा ठहरिए, जरा सब बताता हूँ, जरा दादाजी को सांस तो लेने दीजिए। उस रात जब आप दोनों ने दादाजी को घर से निकाला था, दादाजी ठंड से बचने के लिए सड़क पर भाग रहे थे, तो शर्मा अंकल ने उन्हें देख लिया था और उन्हें उनकी हालत देखकर वह समझते देर न लगी कि यह आप लोगों की देन है, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर सब कुछ बता दिया। मैं दौड़ते हुए वहां से निकला और तब तक शर्मा जी अंकल को दादाजी पर नजर रखने को कहा। जब मैं दादाजी के पास पहुंचा तो देखा बेचारे सड़क पर से धूल भरी शर्ट को पहन रहे हैं। सच कहूँ मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जितना तरस मुझे दादाजी पर आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा आप लोगों पर आ रहा था। मैं चाहता तो तभी आप लोगों के पास आकर इसका जवाब मांगता, पर फिर मैंने सोचा कि आप लोगों ने जो किया है उसके लिए अब कोई सवाल जवाब नहीं, सीधे सजा होनी चाहिए। दादाजी यह आपका गुनहगार है, कहिए क्या सजा मिलनी चाहिए इन्हें? रौनक के इतना कहते ही अशोक जी अपने अतीत में खो गए। सुमित की माँ शारदा जी सजी धजी घर से विदा होने के लिए तैयार थी। कुछ साल बाद अपनी पत्नी शारदा की यूं अकाल मृत्यु का अशोक जी संभाल नहीं पा रहे थे। वो अपनी पत्नी को दिलो जान से चाहते थे। शारदा जी की अचानक मृत्यु ने उन्हें अंदर तक से तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खातिर खुद को संभाला, क्योंकि सुमित जब छोटा था, आज कई सालों से बीमार चल रही शारदा जी को काल ने अपना ग्रास बना ही लिया। सुमित सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही जुड़ा था। यूं अचानक माँ के चले जाने से उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सभी ने सुमित को माँ की जरूरत है यह कहकर अशोक जी से दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर सौतेली माँ कहीं सुमित को परेशान ना करे, इसलिए उन्होंने अकेले ही सुमित को पालने का ठान लिया और पाला भी।
पर किसे पता था कि जिसके लिए अशोक जी ने कभी तीसरे को अपने बीच आने नहीं दिया, आज वही किसी तीसरे के लिए उन पर इतने अत्याचार करेगा, उन पर हाथ उठाएगा। खैर, दोनों बाप बेटे अपनी जिंदगी में जी रहे थे, पर सुमित को धीरे धीरे अशोक जी से चिढ़ सी होने लगी। अगर वह बीमार पड़ते तो सुमित घर में कैद हो जाता, कहीं भी जाओ अशोक जी उनकी खबर लेते। यह सब सुमित को पसंद नहीं आता और इस बात के लिए दोनों में काफ़ी बहस भी होती। फिर एक दिन सुमित ने अशोक जी से कहा, पापा, अब मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, तो इसलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है। काजल इस घर की जिम्मेदारी को बखूबी संभालेगी। यह तो अच्छा सोचा बेटा, पर जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो, मुझे भी तो मिलवाओ उससे। आज कितने सालों बाद इस घर में औरत के कदम पड़ेंगे। मेरा घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा, जैसे तुम्हारी माँ के रहते था। अशोक जी ने कहा। सुमित बोला, हम कल ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, उसके बाद वह यहाँ ही आएगी, फिर जितना बात करना है कर लीजिएगा। अभी मेल मिलाप करवाने का समय नहीं है। यह कहकर सुमित वहाँ से चला गया। अगले दिन सुमित काजल को लेकर आ गया। अशोक जी ने वह सारी रस्में निभाई जो एक सास निभाती है, जिस पर काजल खुश होने की जगह कहती है, वाह पापा जी, आपकी हरकतें देखकर तो लग रहा है मुझे यहाँ सासू माँ की कोई कमी नहीं महसूस होगी, तो फिर आपको रसोई का भी काम आता होगा। काजल की इस बात से अशोक जी का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया, पर वह कहते कुछ नहीं। सुमित उनसे कहता है, पापा, अब यह सब नाटक खत्म हो गया हो तो रात के खाने का इंतजाम कर लीजिए। अब नई बहू आते ही तो रसोई में नहीं जाएगी ना। यह क्या कह रहे हैं आप? आज तो क्या, इनके रहते मैं कभी रसोई में नहीं जाऊंगी। देखो, आपने मुझसे यही वादा किया था ना। काजल ने कहा, अरे हाँ बाबा, वैसे भी यह पूरे दिन घर पर और करेंगे ही क्या, तुम्हारे आराम में कोई खलल नहीं आएगी। सुमित ने कहा। अशोक जी उन दोनों की बातें सुनकर हैरान थे। कहाँ तो वह सोच रहे थे कि सालों बाद घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है, और कहाँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। समय बीतता गया और अशोक जी अपने ही घर के रामू चाचा बन गए। घर का काम हो या बाहर का, उनके जिम्मे ही था। उनकी बीमारी में भी उनको आराम और सेवा नहीं मिलती। जब रौनक ने जन्म लिया, उसका भी सारा काम वही करते थे। एक दिन की बात है, अशोक जी बाथरूम में फिसल कर गिर गए। उनका सर दीवार पर जा लगा और वह फट गया। खून की धारा बहने लगी। वह खून को हाथ से दबाए हुए काजल के पास आए और कहा, बहू, मेरा सर बाथरूम में गिरने की वजह से फट गया है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। काजल ने कहा, आप गिरते पड़ते रहें और हम डॉक्टर के पास भागते रहें, पैसे जैसे झाड़ पर लगे हैं। चुपचाप बैठिए, मैं कुछ करती हूँ। पता नहीं भगवान इस मुसीबत को उठा क्यों नहीं लेते। यह बड़बड़ाती हुई काजल अपने कमरे में जाती है और अपना एक दुपट्टा लाकर अशोक जी के सर पर बांध देती है। अशोक जी दर्द से छटपटा रहे थे, पर काजल को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब सुमित घर आया, रौनक ने उसे सब बताया। नन्हा रौनक तब इतना कहाँ समझता था। रौनक के बताने पर जब सुमित अपने पिता को देखने गया तो उसके होश उड़ गए। वह पहले अशोक जी को अस्पताल ले गया, फिर उन्हें टाँके लगवा कर घर ले आया और काजल से कहा, पागल हो गई हो क्या, सर फटकर खून निकल रहा है, ऐसे तो सारा खून बहकर वह मर जाते। फिर सोचा है क्या होता, मरता है तो मरे, मेरी बला से, इस आफत से परेशान हो चुकी हूँ। इसने करवाया है ना टाँकों पर हमारा खर्च, अब देखो इससे कैसे वह खर्च वसूलती हूँ। काजल ने कहा। अस्पताल से आकर अशोक जी लेटे थे। इतना खून बह जाने की वजह से काफ़ी कमजोरी थी,
पर ना तो उन्हें पूछने सुमित आया और ना ही काजल। वह भूख से तड़प रहे थे और अंत में थक कर उन्होंने काजल को आवाज लगाई और रोटी देने को कहा। रोटी? कौन सी रोटी? जो टाँकों का खर्च हुआ है ना, उससे आपकी 3 दिन की रोटी तो गई। अब 3 दिन सिर्फ पानी पर गुजारा कर बुड्ढे, काजल ने कहा। अशोक जी ने फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद भूखे ही वह चल बसेंगे, पर कभी कभी मौत भी आसानी से कहाँ मिलती है। वह अपनी भूख को दबाने के लिए अपना पेट दबाए बैठे थे, तो कभी पूरा जग पानी का पी लेते, तो कभी सोने की कोशिश करते, पर उस बुजुर्ग को राहत कहीं से नहीं मिल पा रही थी कि तभी रौनक चुपके से आता है और दादाजी को दूध का गिलास पकड़ा कर कहता है, दादाजी, यह दूध मम्मी ने मुझे दिया है, मैं चुपके से आपके पास ले आया। आपको भूख लगी है ना, जल्दी से पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। रौनक की इस मदद से अशोक जी और बिलखने लगे और अपने कांपते हुए हाथों से वह दूध का गिलास पकड़कर उसे पीने लगते हैं। वह दूध को आधा गिरते आधा पीते। जब गिलास का दूध खत्म हो गया तो वह जमीन पर गिरे दूध को चाटने लगे, जिस पर रौनक कहता है, दादाजी, जितने दिन आपकी सजा है मैं इसी तरह आपको दूध दे जाऊंगा, पर ऐसे जमीन का दूध मत चाटिए, आप बीमार हो जाएंगे। बेटा, कहते हैं बच्चों की बातें भगवान जल्दी सुनते हैं। तुम भगवान से कहो ना इस बुड्ढे को अपने पास जल्दी बुला ले। अशोक जी ने कहा, दादाजी, पापा मम्मी आपको बहुत सताते हैं ना, मैं भगवान से यह कहूँगा कि उन्हें सजा दे। रौनक ने कहा। इसी तरह अगले दिन रौनक जब दूध देने आया तो काजल वह देख लेती है, और फिर क्या था, उसके लिए भी अशोक जी को सुमित ने खूब पीटा। बुड्ढे, तेरी हिम्मत, तेरी वजह से तो मेरा बेटा भी चोरी करना सीख रहा है, तू ही उसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाता है। और अशोक जी को खूब पीटा और खूब सुनाया। धीरे धीरे रौनक बड़ा होता गया और फिर अपने दादाजी के लिए आवाज़ उठाने लगा, इसलिए उसे पढ़ाई के बहाने बाहर भेज दिया। सुमित ने रौनक के जाने के बाद इनका वापस से वही रवैया शुरू हो गया। घर पर जो फटे पुराने कपड़े होते वही अशोक जी पहनते, चप्पल भी फटी चिटी, और यहाँ तक कि खाना भी कभी ताजा उनको नसीब नहीं होता। एक रोज बर्तन धोते हुए उनसे एक प्लेट गिरकर टूट गए, जिसके लिए काजल ने उन्हें पूरा दिन भूखा रखा। पर जब अशोक जी बर्तन धोने रसोई में गए, सुमित ने थोड़ी सब्जी फेंक दी थी। बस उसी बची सब्जी को अशोक जी ने मुरमुरे में मिलाकर खा लिया, और इसी वजह से उन्हें चोर कहकर कड़ाके की ठंड में बाहर कर दिया और फिर पीटा भी गया। दादाजी, कहिए ना, क्या सजा देना चाहेंगे आप इन्हें? रौनक ने अतीत में खोए अशोक जी से पूछा, जिसे अशोक जी अपने अतीत से बाहर आए। इन्हें यह सजा क्या देंगे? इन्हें तो कानून सजा देगा। जो अपने जन्म देने वाले पिता को मारने की कोशिश कर सकता है, इन्हें इससे समाज में के बीच रहने का कोई हक नहीं। वहाँ खड़े पुलिस ने कहा। रौनक बोला, पापा, वह तालाब में किसी की लाश नहीं थी, वह तो हमने इस मोहल्ले वालों के साथ मिलकर एक नाटक रचाया था, ताकि आप लोग अपने मुंह से अपने किए का बखान करें। यह तो अच्छा हुआ जो आप जेल जा रहे हैं और आपके रहने का कोई ठिकाना मिला, वरना जब मैं यूं ठंड में आपको घर से निकालता तो वह और ज़्यादा मुश्किल होता, और शायद तब आपको रास्ते में गिरी कोई फटी हुई कमीज भी ना मिले। रौनक ने कहा। फिर अशोक जी सुमित के पास जाकर कहते हैं, तूने मुझे ना जाने कितने ही चांटे मारे हैं, पर आज जो चांटा तेरे बेटे ने तुझे मारा है उसका दर्द शायद ही तू कभी भूल पाएगा, इसलिए मुझे और चांटे मारने की तुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुझे वक्त ने बड़ा जोरदार तमाचा मारा है। दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं
तो आप भी कभी खुश नहीं रह सकते। कृपया अपने बूढ़े माता पिता का सम्मान करें जिसके वे हकदार हैं। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रौनक ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।